नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए प्रधानमंत्री शरद पवार की। प्रधानमंत्री? हाँ, क्रिकेट के प्रधानमंत्री ना आप। जो आप कहते हैं वही चलता है। पर एक बात है, आप पॉलिटिशियन जो है ना पब्लिसिटी पसंद करते हैं, या तो पॉलिटिकल रीजन है और आपको लगता है पॉलिटिकल रीजन से ज्यादा पब्लिसिटी मिल नहीं रही थी, तो आपने सौरव गंगोली की क्रिकेट ये आपका षड्यंत्र था उसका कि पब्लिसिटी में आएंगे आप? पब्लिसिटी में ये तो कंट्रोवर्सी आ गई, मगर इसकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं है। तो आप इसमें षड्यंत्र नहीं, आप यू आर नॉट द कॉन्स्पिरेटर इन दिस। बिल्कुल नहीं, कॉन्स्पिरेटर के सवाल ही नहीं, मगर ये प्रोसेस में हम कभी नहीं और आगे भी नहीं जाएंगे। तो ये जरूर आपको क्यों लगा कि आपने कल कहा यू आर शॉक्ड, सरप्राइज, आपको भी बड़ा दुख हुआ? दुख हुआ कि मैं क्रिकेट देखने वाला एक शौकीन आदमी हूँ और मैं कई सालों से सौरव का खेल देखता हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की ये होगी, ये भी मैंने कई सालों से देखी है। और एक आपके मन में कोई बात होती है पक्की कि भाई ये इस स्ट्रेचर का प्लेयर है, इस स्ट्रेचर का प्लेयर होने के बाद इसके एक स्ट्रेचर रखने की जिम्मेदारी होती है और अप्स एंड डाउन्स कभी ना कभी क्रिकेट में होते हैं और इसलिए इस बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो बड़ा सोचकर समझदारी से लेना की आवश्यकता है। मैंने जब दिल्ली टेस्ट हो गई और इसमें उनका स्कोर परफॉर्मेंस देखने के बाद दोनों इनिंग में उन्होंने 40 के आसपास रन किए थे, 80 के आसपास रन किए थे, तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक नॉर्मल ये कहता है कि भाई ये तो आने वाला है। ये समझो शरद पवार चुनाव के लिए असेंबली के या पार्लियामेंट के लिए लड़े, वो तो लोगों के मन में हमेशा बात हुई थी वो तो जीतने वाले हैं, मगर वो हारे तो शौक बचता है। सौरव गंगोली जो है, सौरव गंगुली टीम में नहीं हो, शरद पवार है, क्रिकेट का शरद पवार है, जीतना टीम में नहीं है, ये कभी मैं सोच ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे शौक हो गया। तो आपको लगता था कि जिस तरह से उसको ड्रॉप किया वो तरीका गलत था? नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये इसका मेरिट डिमेरिट पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी मानसिकता मैंने कही। तो आप फैन ऑफ सौरव गंगुली बोल रहे हैं, नॉट बीसीसीआई? बीसीसीआई प्रेसिडेंट, मेरी जिम्मेदारी ये है कि सिलेक्शन कमेटी जो काम करेगी उनका पूरा वो अधिकार है और इसमें कोई इंटरफेरेंस करने का अधिकार ना मुझे या मेरे अन्य ऑफिस में। सिलेक्शन कमेटी को ही चेंज कर दिया आपने, इसलिए सब गड़बड़ हो गया? ये भी गलत है। ये बात अच्छी की आपने सवाल पूछा कि सिलेक्शन कमेटी में हमने कुछ नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी की प्रोसेस ये है कि हर रीजन अपने अपने और जोन अपने अपने लोग यूनानिमसली लिस्ट तैयार करके देते हैं। 2 लोग बदले, एक ईस्ट से और एक नॉर्थ जोन से, और यहाँ दोनों ही जो लोग हैं वो दोनों में जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया इनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। नॉर्थ से जो आ गए वहाँ तो हमें कोई समर्थन देने वाले नहीं थे। हमने वहाँ राजीव शुक्ला को वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा किया तो हमारे पास सेकेंडरी भी मिला नहीं, तो वो तो पूरा डालमिया जी का गढ़ है। तो उन्होंने वहाँ पहले जो थे वो बदल कर एक नाम दे दिया। नाम क्या है वो भी हमने पूछा नहीं, आज मुझे पूछा तो भी मुझे मालूम नहीं। जगमोहन डालमिया जी का आदमी यूनानिमस हो गई। और दिल्ली से जो पहले थे उनका नाम दिल्ली ने बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई जूनियर सिलेक्टर्स वगैरह वो हम लेना चाहते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने सबने तय किया, हमने एक्सेप्ट किया। इन दोनों का नाम भी मुझे मालूम नहीं, जो यूनानिमसली दे दिया इसका स्वीकार हम लोगों ने किया और इसलिए सिलेक्टर्स हम बदले, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सिलेक्टर सभी जोन के सभी क्रिकेट संगठन ने मिलकर तय किए, वो ही आज सिलेक्टर है। अच्छा, इसके अंदर जगमोहन डालमिया का नॉमिनी भी सिलेक्शन कमेटी में था? जगमोहन जी का मैं ऐसे नहीं कहता, ईस्ट का भी था और वो यूनानिमसली उनका था। बिल्कुल, आपको सपोर्ट तो थी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, हमें कोई समर्थन देने वाली लगता है सिलेक्शन कमेटी ने काम जो किया आप उससे सहमत हैं? नहीं, मेरी नीति है कि मैं जिस संगठन में स्पोर्ट्स के काम करता हूँ वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस से मैं दूर रहता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है उनका अधिकार उन्होंने चलाना चाहिए। भाई कई बार है कि लोग पूछते मुझे आप इसमें क्या करने वाले हैं, भाई मैं क्या करने वाला हूँ। कई बार सवाल ये पूछते कि आप राजनीति के लोग इसमें क्यों आते हैं, और अभी मैंने इसमें कुछ ध्यान दिया है तो राजनीति के लोग अभी सिलेक्शन भी करना शुरू किया, ये इल्ज़ाम लगे। मैं सिलेक्शन के प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी ने इनके साथ बातचीत करूँगा, उनके डिसीजन में ना इंटरफेयर करूँगा। मैं समझूंगा कि भाई उन्होंने ये जो कदम उठाया इसके पीछे क्या लॉजिक था। ये ऑलराउंडर है तो उनको बॉलिंग क्यों नहीं दे दी, उन्होंने दोनों इनिंग का उनका स्कोर अच्छा होने के बावजूद आपको बदलाव करने की भावना क्यों आपके मन में आ गई, इसमें कुछ तो रीज़न होगा। आई डोंट वांट टू चैलेंज बोनाफाइड्स ऑफ सिलेक्टर्स के कोई उनका क्या कहना है ये भी सुनने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उनका जरूर सुनूंगा।
Are you saying that selection committee के process में chairman of the board should not interfere, politicians should not interfere? Absolutely. In selection process, chairman of the board is not supposed to interfere and he should not incur. तो जहाँ तक मेरी बात है, इससे पहले मैंने कभी नहीं काम किया, आज नहीं करूँगा और कल भी नहीं करूँगा। हाँ, सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई गलत काम हो रहा है, गलत यानी जिसके बोनाफाइड चैलेंज होते हैं, कि लोग बोलते हैं कि मेरी डेविड छोड़कर कहीं बाहर की कंसिडरेशंस होती है, ऐसी कोई शिकायत आएगी तो इस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। इसमें तो ये हुआ ना, सौरव के खिलाफ सारा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, आप एज ए फैन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग आपकी जो है, तो आपको तो लगता नहीं कि देश की जो फीलिंग है उसके ऊपर आप सिलेक्शन कमेटी को कहेंगे रिकंसिडर करिए? नहीं, इसमें आप सिलेक्शन, हाँ, मैं पूछूंगा उनको कि आपने किस आधार पर ये डिसीजन ले लिया, और ये तो जरूर पूछूंगा मैं, मगर मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि भाई आप इनको ले लो या उनको निकाल दो, ये मेरा काम नहीं। सुनने के बाद अगर आप शरद पवार को लगा कि गलत है उनका लॉजिक, तो आप उनको कहेंगे कि आप रिकंसिडर करिए अपना फैसला? मुझे ऐसे लगा कि सिलेक्शन कमेटी में इसमें कोई उन्होंने गलत काम किया तो मैं वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाऊंगा, हाँ, और बीसीसीआई की मीटिंग बुलाएंगे, उनके सामने कहूँगा कि ये स्थिति है, ये टोटल सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में हमें कुछ सोचना होगा, तो मिलकर कलेक्टिव सोचेंगे और इस पर कोई एक साफ सुथरी स्थिति देने की आवश्यकता हो तो इस पर ध्यान दें। सौरभ का चैप्टर अभी क्लोज तो नहीं हुआ ना, आगे भी आ सकता है, सेलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 100% आ सकता है कि भाई ऐसे कोई, मैंने जो शुरू में कहा कि भाई कभी कभी हर प्लेयर्स के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ एक मैच में कोई खेला नहीं तो इसलिए उनका करियर खराब होता है ऐसे नहीं। और ये जो इसमें बात बतानी पड़ती है कि इसमें बोर्ड की राजनीति है, बिल्कुल बोर्ड की राजनीति। सौरभ को लगता है, सौरभ की आगे रिटायरमेंट की एज नहीं आई, आपको लगता है? नहीं, मैं इस पर भाष्य नहीं करूंगा, ये सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी है, जो क्रिकेट मुझसे ज़्यादा समझते हैं, इसका टेक्निक और परफॉर्मेंस के बारे में जिनको ज़्यादा बोलने का अधिकार इन लोगों ने ये करना चाहिए। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अध्यक्ष होने से पहले ही सौरव को बाहर रखा गया था, तब तो मेरे हाथ में बोर्ड का कंट्रोल नहीं था, और इसके बाद भी सिलेक्ट किया सौरव को, आप जब आ गए उसके बाद भी सिलेक्ट हुआ। अच्छा, तो इसलिए पहले उनको बाहर रखने में भी हमारा हाथ नहीं था, उसको लाने में भी हमारा हाथ नहीं था, और आज जो कुछ हुआ इसमें भी हमारा हाथ नहीं, हम इसमें पढ़ते नहीं, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। राजनीति आ गई, अब सीपीआई सीपीएम जो आपके सपोर्टर हैं उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में इश्यू उठाएंगे सौरव गंगुली का, तो सौरव गंगुली राजनीति पे हावी हो गए। नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि एक बार राजनीति आनी नहीं चाहिए, ये सब कहने वाले आज इसमें सलाह दे रहे हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि इसमें एक बात बराबर है कि किसी के ऊपर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, कि देश के क्रिकेट की रक्षा करनी चाहिए, देश के क्रिकेट में किसी को ये लगना नहीं चाहिए, इस पर काम करने के लिए कोई ध्यान देने की जिम्मेदारी मैं समझ सकता हूँ। मगर आज कल ऐसे शुरू हो जाएगा कि इस राज्य से इसको नहीं लिया तो उस राज्य में लोगों की नाराजगी, दूसरे राज्य में दूसरे को नहीं लिया तो दूसरे राज्य में, मुझे लगता है इससे क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा, टीम का जो एक कलेक्टिव खेलने का जो स्पिरिट है इसके ऊपर असर हो जाएगा। और इसलिए आप ये बात सिलेक्टर्स के ऊपर छोड़िए, इस बारे में पार्लियामेंट या बाकी लोग कहते हैं कि क्योंकि आप बॉम्बे के हैं इसलिए चेंज भी हुआ है, जाफर को लेकर के आए हैं बॉम्बे की राजनीति की, आपको खुश करने के लिए सिलेक्टर्स ने एक बॉम्बे का आदमी डाल दिया। नहीं, इसमें क्या, बॉम्बे के हमेशा ही लोग ज्यादा रहे, आजकल तो नहीं, सौरव को ड्रॉप करके कलकत्ता ड्रॉप करके बॉम्बे का आदमी लिया, इसलिए थोड़ी ये रीजनल इसमें ये स्थिति पैदा करना वो बिल्कुल गलत है। और मालूम नहीं, अब जो बॉम्बे का लड़का ले लिया उसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूसली अच्छा था, दिल्ली के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी, तो शायद उन्होंने मौका दिया होगा, नए लोगों को मौका देने की बात उनके मन में होती थी, वो जो मेरिट पर या आधार पर उन्होंने डिसीजन ले लिया वो उनका अधिकार है। शरद पवार अपने वोट पक्के नहीं कर रहे कि मैंने, इसमें क्या वोट, इसमें तो वोट गंवाने की बात है, ये क्या वोट पक्के करने की बात नहीं। मगर जगमोहन डालवी तो आपको वोट देगा नहीं ना, सवाल ये नहीं, सवाल में जगमोहन का क्या है, सौरव गांगुली थोड़ा जगमोहन का क्रिएशन है, वो खुद मेहनत करके यहाँ तक आया है। सौरव गांगुली he has emerged and established because of his own hard work, not because of जगमोहन डालवी, not because of me or anybody। इतना बड़ा देश है हमारा, एक कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी होती है? एक तो 30 वोट है आपके, दूसरा ये है कि 111 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर, उसमें 11 प्लेयर भी सौरव गंगुली जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे या द्राविड़ जैसे खड़े नहीं कर पाए आप लोग, ये जिम्मेवार नहीं है? अगर बहुत सारे होते कंपटीशन में लोग तो इसलिए तो मैंने बीसीसीआई की जिम्मेदारी संभालने का तय किया था, तो मेरा ध्यान इस पर ही होगा कि भाई पूरे देश में
किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल के नए लड़के किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देना, ये हम लोगों का काम है। वहाँ कोई क्रिकेटर आकर बैठा तो ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे और सकता। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पैसा ही नहीं खर्च करते आप। अरे पैसा नहीं क्या, अभी देखेंगे, अब एक बार इसका पैसा कहाँ जाता है आपको? 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं आप, पता नहीं कहाँ कर देते हैं मालूम उसको। नहीं 500-600 करोड़ तो यहाँ तो ना, मैंने अकाउंट देखा तो इसमें कोई 200-250 करोड़ के आसपास अमाउंट है, ऐसे मुझे बतलाया गया। अभी तक डिटेल हिसाब किताब मिला नहीं, वो पूरा चार्ज होने के बाद सब कागजात हमारे पास आएंगे तब पता लगेगा। मगर एक बात साफ है कि इसके आगे हम लोगों को जो क्रिकेट का इनकम मिल जाएगा विदेश माध्यम से, ये इनकम से ज़्यादा अमाउंट नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और खिलाड़ियों की हितों की रक्षा परमानेंट करने के लिए हम लोग स्पेंड करेंगे। चलो देखते हैं आप कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, आपके पास जब अकाउंट्स आ रहेंगे। क्रिकेट का खेल में जारी रखूंगा थोड़ी देर के बाद, एक छोटे से सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट जगत के नए प्रधानमंत्री शरद पवार से। बोलिए, आपने कहा हम पैसा और खर्च करेंगे। एक तो अकाउंट्स आप स्कैंडल आपके इतने सारे हैं, पता नहीं कभी टीवी राइट से कभी कहाँ से, उसके कोई आप तभी पता लगे कितना पैसा आपके पास, अभी तो पता भी नहीं है कितना पैसा आपके पास। अभी तक हमारे पास वो अकाउंट से आए नहीं। तो आपको लगता नहीं कि क्रिकेट तैयार इसलिए नहीं हो रहा, अच्छा प्लेयर नहीं करते? कई बार 1982 के बाद 23 साल हो गए, आज तक कोई हमने जीता नहीं वर्ल्ड कप के अंदर। तो आपको लगता नहीं कि इतना खिलाते आप उनको थका देते हैं कि सिर्फ पैसा बांटने के लिए? नहीं ऐसे नहीं भाई, तैयार करते नहीं जगह जगह पर। अभी हमारा ध्यान ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जैसे जो जो स्पर्धा आएगी, ये जो गेम्स आएगी, इस पर हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। क्योंकि आज पूरे स्टेट में, हर रीजन में, हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में जिनको क्रिकेट के बारे में दिलचस्पी है, उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं और उनको कैसे, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम पैसा खर्च करना चाहते हैं। पैसा देते हैं आप हर एसोसिएशन को, किसी को 10 करोड़, किसी को 5 करोड़, किसी को 2 करोड़, जो टीवी राइट्स के पैसे आते हैं। कभी बोर्ड की जिम्मेवारी ये नहीं है कि वो पैसा कहाँ जाता है, खर्च होता है, उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? एक है कि बोर्ड ने एक बात तय की है कि जो हर एसोसिएशन को हर साल इनका एडवोकेट स्टेटमेंट वगैरह देना चाहिए। ठीक है, इससे पहले इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं दिया वो तो मालूम नहीं, मगर हम लोग इस पर ध्यान देने वाले हैं। आपको एसोसिएशन का अकाउंटिंग करना चाहिए ना कि कहाँ खर्च किया डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली बीसीसीआई के तरफ से जो फंड जाते हैं वो पैसे क्रिकेट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए। इस पर हमारा ध्यान जरूर रहने वाला है। अच्छा, लगता नहीं कितना बड़ा देश है, उसके अंदर टेस्ट सेंटर जो है ही नहीं, 4-5 के अलावा कहीं अच्छा वो पैसा कहीं खर्च तो वेस्ट हो गया ना सारा का सारा। नहीं, वो 5 टेस्ट सेंटर वो तो हिस्टोरिक प्लेसेस है और वो हिस्टोरिक प्लेसेस चल रहे। वनडे शुरू होने के बाद इसके बाहर के दूसरे क्षेत्रों में भी जाने की तैयारी बोर्ड ने दिखाई और ये गेम स्प्रेड हो रहा है। इसको पर मैच खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है देश के अंदर, कहाँ जाता है पैसा? वो बनाएंगे ना और ग्राउंड साहब। तो इसलिए ग्राउंड बनाना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बात करता हूँ, ग्राउंड बनाना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार करना, ट्रेनिंग का प्रबंध करना, ये 3 बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देने की। आपको लगता नहीं कि अच्छा प्लेयर ट्रेनिंग करने के लिए, मैच जीतने कंपटीशन के लिए थोड़ा हमारे भारतीय खिलाड़ियों को कम खेलना चाहिए, ज्यादा खेलते हैं? भारतीय खिलाड़ियों ने खेलना चाहिए, मगर उन्हें देश की जो कंपटीशन होती है इंटरनल, उसमें नहीं खेलते बड़े खिलाड़ी, भी उन्होंने खेलना चाहिए। इस पर हमें ध्यान देना होगा। पर टेस्ट और वनडेयर भी तो इंटरनेशनल कम खेलने चाहिए ना? नहीं, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालेंगे कि जिसमें ये डोमेस्टिक ही कंपटीशन हो जाएगी और जिसमें सब लोगों ने हिस्सा लेना। आपको लगता नहीं इनका इंटरनेशनल टेस्ट थोड़े कम होने चाहिए खेलना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, डोमेस्टिक भी होना चाहिए, इंटरनेशनल भी होनी चाहिए। डोमेस्टिक इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो बाकी लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। वो इनके साथ खेलेंगे तो इनमें से चाहे नया सौरव, नया सचिन तेंदुलकर, नया कुदले तैयार हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये कि आप प्लेयर्स इतना पैसा आपको उनको कम खिलाइए और पैसे ज़्यादा दीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर का भी साइन की नहीं है आपने, उसमें भी कोई पॉलिटिक्स लगता है कुछ है? इसमें कुछ पॉलिटिक्स, फिर उसके अंदर पैसा बढ़ाना चाहिए ना मैच का उनके लिए। नहीं, अभी ये तो मुझे मालूम नहीं अभी तक, क्योंकि ये इसके डिटेल्स मेरे पास आने वाले हैं अभी तक। नहीं, आप फेवर में है कि नहीं पैसे बढ़ाने चाहिए? नहीं, बात ऐसी है कि खिलाड़ियों को ठीक तरह से मदद करने के लिए हम जिनकी सहायता कर सकते हैं इतनी करने की आवश्यकता है। ये तो पॉलिटिक्स वाला आंसर है। मैंने कहा बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने। आज कितने मिलते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। ये तो उन्होंने कोई ग्रेडेशन किया, ग्रेडेशन को क्या आधार है, ग्रेडेशन किसने की, इस बारे में भी सोचने की। अगर जरूरत हुई बढ़ाने की तो आप बढ़ाएंगे? नहीं, जरूर भाई, जो करने की आवश्यकता है वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। तो लगता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ सिलेक्टर जो है, लोगों का एक डाउट है कि आपने इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, ये बात मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैंने कई सीनियर क्रिकेटर के जो इंटरव्यू देखे कि उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारे जैसे लोग जाते नहीं, क्योंकि
इसके लिए एक Selection ठीक में तरह पैसा से देना चाहिए। रेम्यूनरेशन मिलने की आवश्यकता है। ये बात एक सोचने लायक है और हम इस पर सोचेंगे कि अगर सेलेक्टर्स को अच्छा पैसा दें, अगर सीनियर तभी आएंगे और इससे अच्छे लोग आएंगे, इंटीग्रिटी के, क्रिकेट समझने वाले और अच्छे चयन करने की प्रक्रिया करने में ध्यान देने वाले हो गए तो इससे मदद हो तो जाएगी। you इसमें बहुत are चीज़- considering that suggestion Yes, of paying certainly. them selection. Certainly, I am going to discuss with all my colleagues of working committee and others. It's a good idea, It's a very good idea. so that you can get senior players as selectors. That's right. पर In एक बॉम्बे दूसरा फॉर क्या- इंस्टेंस, बॉम्बे में हमने जो सिलेक्टर्स की है, जो कमेटी की है, इसमें सब सीनियर लोग हैं। उनको पैसे नहीं देते ना आप। वो नहीं देते क्योंकि वो सिटी में ही है। तो ये दूसरा और ये है कि आपके पास मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक बात थी कि सीईओ अपॉइंट होना चाहिए, तो आप उसके सीईओ के फेवर में प्रधानमंत्री के अंदर कोई सीईओ, आप सीईओ तो होगे खुद। नहीं, हमने टाटा कंसल्टेंसी को ये जिम्मेदारी दे दी है कि उन्होंने 15-20 दिन में हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देना चाहिए कि वो किस तरह से सब पूरा सेटअप होना चाहिए। और वहाँ सीईओ यानी उस लेवल पर कोई ना कोई डेसिग्नेशन क्या होगा, नॉमिनक्लेचर क्या होगा, ये मैं आज नहीं बता सकता हूँ, मगर किसी के ऊपर एक परमानेंट जिम्मेदारी होने की आवश्यकता है कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है एंड जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता जनरल है। मैनेजर हो सकते हैं। हाँ, और इसके हाथ में मार्केटिंग के लिए किसी को देने की चाहिए कि जिम्मेदारी इसके हाथ में अंदर, इसके अंदर और एक अपॉइंट करने की आवश्यकता है कि ये टूर्स एंड सेक्शन, इसमें ध्यान देने वाला कोई करने की आवश्यकता है। ऐसे मीडिया के बारे में, देश की जनता को हमेशा क्रिकेट के बारे में जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है वो रखने के लिए इसका भी कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता। ऐसे कोई 2-4 लोगों की टीम जो अल्टीमेटली टाटा कंसल्टेंसी सुझाव देंगे, वो हम आपस में बैठकर इस पर फाइनल हम डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है इस रास्ते से जाने की आवश्यकता है। आज पाकिस्तान जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हमसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है बाकी सब देशों में, और हमारे यहाँ हमेशा एक ही आदमी चलाता है हमेशा। हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति चाहे शरद पवार हो, हमेशा चाहे जगमुंडाल भी है। पर मुझे लगता है शरद, आपकी बात से लगता है कि आपका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट में फुल टाइम हो गया, राजनीति में कम हो गया। अच्छा नहीं, इसकी वजह से महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रही है, शिव सैनिक जो है छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। नहीं तो गड़बड़ तो हो रही तो हमारे लिए तो अच्छी है। और कांग्रेस तो आपके पीछे नहीं आ रहा ना कोई। ऐसे कुछ नहीं भाई, कुछ लोग कई लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पार्टी में आ रहे, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी से आ रहे या शिवसेना से आ रहे, अन्य पार्टी से आ रहे, मगर एक सच है कि जो इसमें बड़े लोग जो हाँ, हैं वो आपके पास वो नहीं आ हमारे पास नहीं आ गए, क्योंकि भाई हम लोगों की पार्टी छोटी है, हमारी ताकत भी कम है। भाई आप लोग, मुझे मालूम है कि आपको राणे साहब के बारे में कहना था, राणे साहब से साथ मेरी ही कंटिन्यूस डायलॉग चालू था। जो उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया, इसमें उन्होंने कई बार मुझसे मीटिंग भी की थी और वो मेरे पार्टी में भी आना चाहते थे, मगर आज अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तो रेवेन्यू मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दे दी और मालूम नहीं और कुछ आगे की बात उन्होंने कही। राणे साहब ने हमें कहा था कि भाई मैं एनसीपी में आना चाहता हूँ, आप जो आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है और मिनिस्ट्री में जो जिम्मेदारी है नंबर 2 की, वो हमारे पास हमें दीजिए। ठीक है, वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और इसलिए खुद चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस तरह का एक्सपेक्टेशन करना, इसमें कोई गलत नहीं। मगर जिस पार्टी में बिल्कुल जीरो से मजबूती से काम करके जो लोग तैयार हुए और आज जिनकी रिपुटेशन है, आज लोगों में इज्जत है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, पार्लियामेंटेरियन अच्छे हैं, इमेज बहुत क्लीन और अच्छी है, ऐसे आर पाटिल जैसे व्यक्ति को हम दूर करें और नए व्यक्ति को वहाँ लाइए कि जो कल ही हमारे पार्टी में आए। भाई ये काम हम हमारे पार्टी में कर नहीं सकते। शिवसेना में से कुछ लोग राज ठाकरे से भी बात की होगी आपने कि नहीं? नहीं, राज ठाकरे को लेंगे अपनी पार्टी में? मुझे नहीं, राज ठाकरे मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में कभी जाएगी, क्योंकि उन लोगों को, उद्धव या राज हो, उनको हमेशा किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं बचपन से, वो वाला साहब के साथ ही रहे हैं, तो और इसलिए वो उनको आदेश देने का अधिकार है। तो एक ही मराठा हो सकता है, या राज ठाकरे हो सकता है या शरद पवार हो सकता है। नहीं पर आपको लगता नहीं कि आजकल तोड़फोड़ ज्यादा? एमपीज भी आपके में हमने एक स्टोरी की थी, देखा होगा आपने, एमपीज की इमेज ऐसे खराब हो रही है, पार्लियामेंट की इमेज गिर रही है कि एमपीज लोग पैसे लेके सवाल पूछते हैं। आपकी पार्टी का फॉर्चुनेटली इसमें अभी तक कोई नाम नहीं आया। अभी तक नहीं, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि इस बारे में हम बहुत सख्त है। और मगर जो कुछ हुआ वो हमें बड़ा दुख हुआ इससे, पूरी ये इंस्टीट्यूशन की बेइज्जत है। तो आपको लगता है? मैंने पब्लिकली कहा कि भाई हमें खुद शर्म लगता है कि ये लोगों के सामने हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहने के कि इतनी परिस्थिति किन लोगों ने की, और इसलिए इस बारे में सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है कि आगे कोई इस बार आपको लगता नहीं पार्लियामेंट एमपीज को जो ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए? साथ साथ बिल्कुल आपने बराबर कहा कि साथ साथ
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस रास्ते पर जो जाता है इसमें भी सुधार करने की अब आवश्यकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, आज जो 24 या 25 हज़ार रुपए एमपीज को मिलते हैं, सब मिलकर 30 हज़ार रुपए मिलते हैं, उनको 2 या 3 एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है। आज दिल्ली में मकान रखना, तो खर्चा ज्यादा बढ़ाना चाहिए उनका। नहीं बिल्कुल ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, रिपीट करेंगे, सौरभ को वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं भाई, इस बारे में Short term पर। इसमें पूरा डिसीजन सिलेक्शन कमेटी करेगी। अच्छा, आप उसके बाद वर्किंग उनसे कंसल्ट करेंगे? मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि किस आधार पर उसको आपने उन्होंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि पूरी देश की जनता की जो रिएक्शन आई है वो हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। तभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, कृषि, क्रिकेट या राजनीति? वो तीनों ही, तीनों प्रायोरिटी है। नंबर वन बिल्कुल एग्रीकल्चर नंबर 1 ही रहेगी, नंबर वन रहेगी, स्पोर्ट्स रहेगी और साथ साथ राजनीति भी चलो देखते हैं कितने आप खेत में काम करते हैं, उतना खेल में काम करते हैं, ये समय ही बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए, तब तक और देखते रहिए आज